नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मगर सबसे पहले बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर है चुनावी नतीजों के बाद गोरखपुर में भागवत और सीएम योगी की मुलाकात की। दूसरी खबर है बद्रीनाथ हाईवे पर हुए बड़े सड़क हादसे की। तीसरी खबर जयपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक की। तो वहीं आखिरी खबर है दिल्ली में पानी की भारी किल्लत की। तो ये 4 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संघ प्रमुख से करेंगे मुलाकात। थोड़ी देर में करेंगे मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी मुलाकात। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और थोड़ी देर में मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और गोरखपुर में ही संघ प्रमुख के साथ मुलाकात करेंगे। तो अब से थोड़ी देर में मुलाकात कर सकते हैं और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, जहां बताया जा रहा है गोरखपुर में संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे और थोड़ी देर में मुलाकात कर सकते हैं, जहां मोहन भागवत से मिलेंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार मुलाकात होगी। तो अब से थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे और बताया जा रहा है कि इस दौरान जो संघ प्रमुख से बातचीत होगी और चुनाव के बाद ये पहली बार मुलाकात होने जा रही है। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और गोरखपुर में ही संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि कई चीजों को लेकर जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है दोनों के बीच। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे और गोरखपुर में ही ये मुलाकात होगी। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है जो काफी अहम मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को कई सीटों पर तगड़ी हार मिली है, उसको लेकर भी इस दौरान मंथन किए जाने की खबर सामने आ रही है और अब से थोड़ी देर में मुलाकात कर सकते हैं। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से अवनीश मणि त्रिपाठी और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले गोरखपुर जाना चाहूंगी अवनीश, आपके पास क्या माहौल देखा जा रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में मुलाकात कर सकते हैं। जी, अभी मुख्यमंत्री गोरधैया नाला पहुंचेंगे और वहां पे कार्यों की समीक्षा करेंगे। लगभग 5 से 6 बजे के बीच समीक्षा जताई जा रही है कि संभवतः हो सकता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया की मुलाकात हो। और इस बात को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। सुबह से लोगों की नजरें टिकी हैं कि कब मुलाकात होगी और क्या रणनीति बनेगी। इन सब चीजों को लेकर के लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। सुबह से मीडिया भी लगी हुई है। मोहन भागवत जी अभी मीडिया से भी कुछ बात नहीं की। लगातार मीडिया भी मोहन भागवत जी से संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी मोहन भागवत जी से इस तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब क्या रणनीति बनेगी, क्या बात होगी, ये अभी कुछ साफ नहीं हो सका है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है लगभग 5 से 6 बजे के बीच में जो है कि हो सकता है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। जी, और अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जब से ये खबर सामने आई है सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की जो बातचीत होगी उसमें क्या बातचीत की जाएगी, किस तरह की बातचीत होगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह की हलचल देखी जा रही है?
अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि जब से ये खबर सामने आई है और संघ प्रमुख के साथ सीएम योगी की मुलाकात की, तरह तरह के मायने जो है निकाले जा रहे हैं। अभी क्या हलचल दिखाई दे रही है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है इस दौरान? देखिए जो कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो दूरी बढ़ी है, उसको लेकर माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बीच वार्ता होगी, या फिर ये दूरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर के ही एक गहन मंथन और चिंतन होगा और इस शिकस्त को की भरपाई के लिए भी रणनीति बन सकती है। जी, और अवनीश, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें तो अब से वक्त है जब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मुलाकात करेंगे आरएसएस प्रमुख के साथ? जी, हम बात करें अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की, तो लगभग संभावना जताई रही है कि 5 से 6 लगभग 1 से 2 घंटे के बाद संभवतः हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और आरएसएस प्रमुख दोनों की मुलाकात हो। और क्या मंथन होगा, क्या बात होगी, क्योंकि लगातार अभी मीटिंग अंदर चल रही है, लेकिन अभी कुछ साफ तौर पे क्या बात हो रही है कुछ बात नहीं चली। मोहन भागवत जी की लगातार बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मीडिया तक ये बात नहीं आई है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुखिया की, तो अभी वो सुबह से ही समीक्षा पे हैं। अब इसके बाद वो गोरधैया नाला जाएंगे और लगातार सुबह से जब से वो गोरखपुर पहुंचे हैं, कहीं न कहीं समीक्षा और काफी एक्टिव भी हैं। और गोरखपुर में जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देते हैं। आज 3 दिवसीय दौरा देखना यह है कि अब इस बार क्या सौगात गोरखपुर वासियों को देते हैं। वहीं सुबह से लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या बैठक होगी, क्या बात होगी, क्या संभावना है। तो लगभग अपनी अपनी संभावनाएं जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, लोक संघ के कुछ कार्यकर्ता आपस में समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब मुलाकात होगी और क्या बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो थोड़ी देर में ही मुलाकात होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलेंगे और यहां कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार मुलाकात होगी, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। और वहीं बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, अलकनंदा नदी में गिरी टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में कई लोगों की मौत, 7 घायलों की हालत गंभीर। घायलों को ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा शिफ्ट। एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू में जुटी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल एसडीआरएफ और पुलिस जो है रेस्क्यू में जुटी हुई है और सभी घायलों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट कराया जा रहा है। फिलहाल जिनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। तो बता दें, अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरी और ये बड़ा सड़क हादसा हो गया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। वहीं 7 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू अभियान जारी है और सभी घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। जो है नदी में गिरा है, जिसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस, उसके साथ साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिनकी तबीयत सीरियस है। उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटा पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है। जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे एसडीआरएफ
और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए। और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू वाला काम पूरा हो जाए। प्रयाग में रतूला के पास में एक टेम्पो ट्रेवल जो यात्रियों से भरी हुई थी नीचे नदी में चली गई है। आज उनके मरने का बड़ा दुखद समाचार है। कुछ लोग घायल अवस्था में हैं, उनको इधर उधर चिकित्सालयों में भेजा जा रहा है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए, इसकी राज्य सरकार से याचना करता हूँ। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। एसडीआरएफ और पुलिस जो है रेस्क्यू में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुद्रप्रयाग से दीपक शाह हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या अपडेट मिल रही है अभी तक हादसे को लेकर? आज दिन में ही है एक दुखद घटना यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में हुई है। उसके बाद से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है, चाहे एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, लगातार रेस्क्यू अभियान में जुट गए हैं। और रेस्क्यू के लिए अभी और समय लग सकता है। मौत के आंकड़े की बात की जाए तो लगभग अभी स्पष्ट कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की इस घटना में दुखद मृत्यु हो चुकी है, जबकि 8 से 10 लोग यहाँ पर घायल होने बताया जा रहा है। जी, अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? रेस्क्यू की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर कुल मिला के 10 से अधिक लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनमें की डेड बॉडी और जो अन्य लोग घायल हैं, जो घायल लोग हैं उनको ले जाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जो अधिक घायल है उनको एयर एम्बुलेंस द्वारा इसके कैंप में भर्ती कराया जा रहा है। जी, और बात करें तो क्या कभी कोई आला दर्जे के जो नेता है या प्रशासनिक तौर पर अभी तक कोई कदम उठाई गई है जो वहां पहुंचे हो, वहां का जायजा लिया हो? जी, जिस प्रकार से ये हादसा हो उसके बाद से लगातार चाहे प्रशासन और सरकार है और कोई इस घटना को लेकर गंभीर है। तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत ही इसे जांच के आदेश यहाँ पर जिला प्रशासन को दे दिए थे और जो भी हर संभव मदद है उसके लिए उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। जी दीपक, जो लोग घायल हुए हैं अभी उनकी कंडीशन कैसी बताई जा रही है? जी, घायलों की बात की जाए तो जो हल्के फुल्के घायल हैं उन्हें वहीं से इलाज किया जा रहा है, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको तुरंत पुलिस और अन्य रेस्क्यू टीम की मदद से यहाँ पर रुद्रप्रयाग लाया गया, जहाँ पे एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है और जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जी, अभी बात करें तो एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू का काम? रेस्क्यू की बात की जाए तो लगातार लगभग 3-4 घंटे से अधिक समय से लगातार रेस्क्यू जारी है, चाहे वो जल पुलिस हो, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, चाहे एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। चाहे वो घायलों को सड़क तक ले जाने या डेड बॉडियों को सड़क तक ले जाना है या अपने उनको तुरंत बेहतरीन इलाज दिया है। इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन और पुलिस और स्थानीय लोग लगे हुए हैं। जी, कितनी देर से जो है ये रेस्क्यू अभियान जारी है और क्या अभी तक ये लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का? रेस्क्यू अभियान की बात की जाए तो लगातार घटना के बाद से लगातार 3 घंटे से अधिक समय हो चुका है। लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है और अभी तक कहा नहीं जा सकता कितनी देर और ये रेस्क्यू अभियान चलता है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया और अलकनंदा नदी में जो है टेम्पो ट्रैवलर गिरी और वहीं हादसे में जो है कई लोगों की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को फिलहाल जो है गंभीर हालत में
ऋषिकेश एम्स जो है वो भर्ती कराया जा रहा है और लगातार हम अपडेट आपके साथ साझा करते हैं। वहीं बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में घटना की पूरी जानकारी दी। क्या कहा रुद्रप्रयाग विधायक ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, उनकी क्योंकि बस इतनी दूर जाकर के नदी में गिरी है और कम से कम 200 मीटर की वो हाइट है और किसी तरह से वहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है, उसमें एक एक करके किसी तरह से जो हमारे बचाव दल के कार्यकर्ता हैं वो जा पा रहे हैं। विधायक जी, आप इस बारे में जरा बता दीजिए कि टेम्पो ट्रैवलर में कितने लोग सवार हो सकते हैं? देखिए, वो टेम्पो ट्रैवलर 2 तरह के हैं। एक इससे जो बताया जा रहा है ये बड़े साइज का टेम्पो ट्रैवलर था और मेरे लिए ठीक से ये बता पाना, ये तो आरटीओ ही बता पाएंगे कि कितनी सीट में वो पास था, लेकिन फिर भी लगता है कि क्षमता से शायद 2-4 लोग। तो ये आपको लगता है कि क्षमता से ज्यादा लोग उसमें मौजूद थे? ये भी अभी मेरे लिए पक्के तौर पे कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये आरटीओ ही बता पाएगा कि कितने पैसेंजर्स के लिए इसको परमिट दिया गया था और एक्चुअल कितने लोग इसमें सवार जी। तो क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहाँ से जो है एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई और अभी तक 5 ट्रिप जो है वो हेली यहाँ से मार चुका है और छठवें के लिए अभी पहुंचने वाला है। तो क्या ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है और कब तक इसके होने की उम्मीद जताई जा रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक पूरे होने की संभावना है। तो अभी और बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी अध्यक्ष ने बुलाई बड़ी बैठक। राजस्थान में बीजेपी के बेकार प्रदर्शन पर मंथन शुरू। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 25 फेल पर मंथन। बीजेपी को 11 सीटों पर मिले हार पर चिंतन। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये जानकारी सामने आ रही। राजस्थान में बीजेपी के बेकार प्रदर्शन पर मंथन शुरू हो चुका है और 11 सीटों पर मिले हार पर जो है चिंतन शुरू हो गया है और अब जो है इसको लेकर बैठक शुरू होने जा रही है और बेकार प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ी बैठक बुलाई है। राजस्थान में बीजेपी के बेकार प्रदर्शन पर ये बैठक बातचीत की जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 25 फेल पर जो है इस दौरान मंथन किया जाएगा। बीजेपी को 11 सीटों पर मिले हार पर गहरी चिंता जो है चिंता वाली बात है और ऐसे में जो है बीजेपी लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और इसको लेकर एक बार फिर से जो है बैठक होने जा रही है, जहां इन हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने यह बैठक बुलाई है, जहां बीजेपी के बेकार प्रदर्शन पर मंथन की जाएगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 25 फेल पर जो इस दौरान मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी को 11 सीटों पर जो करारी हार मिली है उस पर चिंतन किया जाएगा और इस दौरान विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। तो हार पर मंथन और आगे के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है, क्या अपडेट मिल रही है? क्या यह बैठक शुरू हो चुकी है? राजस्थान में जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, हालांकि माना गया था कि मिशन 25 को लेकर जो बैठकें हुई वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं साबित हुई और 11 का जो झटका लगा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नासूर बन गया था। इसे लेकर अब माना गया कि बैठकों का दौर शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं और जहां एक और बात की जा रही है, लगातार क्षेत्र में बैठकों के दौर के साथ अब मंत्रियों का यहाँ आना शुरू हो चुका है। 12 बजे से सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक का दौर शुरू हुआ और बैठक में जो प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा चुनाव में, तमाम प्रत्याशियों को बुलाया गया था और संगठनात्मक एक चर्चा की गई। तो आखिरकार इस हार के पीछे की आखिर जिम्मेदार कौन है और इसे लेकर लगातार जो बैठक हो रही है, अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो गाड़ियों का सिलसिला है वो बैठकों में शामिल होने जा रहा है। हाल ही में जो
केंद्रीय राज्य मंत्री से ये लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं और ये माना गया है कि अभी बैठक में जो पहली दल की वार्ता हुई है सीपी जोशी की अध्यक्षता में, उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो हारे गए जो सीटें हैं उन पर मंथन किया गया है कि आखिरकार वो हार की वजह क्या रही है। हालांकि अभी जो बैठक है वो संगठन से हटकर और मुद्दों पर चली गई है, क्योंकि राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव भी है और उपचुनाव में किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने की कोशिश में रहेगी। लेकिन लिहाजा जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा में रहा है, हालांकि उसे लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में दिखाया है, वो कहीं ना कहीं अब सभी को परेशान कर रहा है, जिसे लेकर यहाँ आज कुलदीप, लेकिन बात करें तो जिस तरीके से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी का मिशन 25 जो है तगड़ा रहा है, सफलता भी मिली, लेकिन इस बार जो है ये मंशा पर पानी फिर गया और कहीं ना कहीं जो 14 सीटों पर सिमट के रहेगी। अब इसमें जो है पार्टी को आगे की रणनीति में क्या बदलाव की जरूरत देखने को मिल रही है? देखिए, इस बात पे कोई चीज नकारी नहीं जा सकती कि 400 पार और 25 का जो नारा था, मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी। ये उम्मीद थी कि राजस्थान में एक बार हैट्रिक लगेगी और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जो कुछ फैसले रहे हैं पार्टी की ओर से और जो टिकटों का वितरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार किया है कि जो टिकटों का वितरण इस बार रहा है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला रहा है, जिसके चलते अभी जो 11 सीटों पर हार मिली है वो कहीं ना कहीं अब सोचने का विषय जरूर बन गई है। लेकिन लगातार इन बैठकों के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि अब उनका जो प्रदर्शन रहेगा वो उपचुनाव में किस तरीके का रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के आने का यहाँ पर बात चल रही थी, लेकिन बजट की बैठकों के चलते उनकी व्यस्तता रही और ये भी माना गया था कि जहां लोकसभा चुनाव की इन 11 सीटों पर हार हुई है वो कहीं ना कहीं वो सीटें थी जहां पर उम्मीदवार नाखुश थे। एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा रीजन रहा, रीजन घाट भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो ये तमाम जो मुद्दे रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार अब ये जो हार मिल चुकी है उससे कैसे उभरा जाए, क्योंकि इसी को लेकर ही अगर राजस्थान में 11 सीटें भी अगर सरप्लस होती तो भारतीय जनता पार्टी जो ये मान रही थी कि अल्पमत में है, अगर 11 सीटें यहाँ से और उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें अगर मिल जाती तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों स्टेट्स की अगर जो सीटें हारी है वो अगर हमें अगली बार जो चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जाएगी, क्योंकि 5 साल अब वापस इंतजार करना होगा और एक बड़े इंतजार के बाद इन चीजों पर वापस से फोकस करना पड़ेगा। मिशन 400 फेल हुआ, 25 का राजस्थान में फेल हुआ, तो ये फेलियर अब किसी के माथे नहीं मना जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है भारत के अमूलपूर्व जो कई ऐसे प्रदेश रहे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली। इसी का परिणाम रहा कि लोकसभा में अल्पमत में सरकार है और कभी भी ये सरकार जो जाने की जो स्थिति में है वो बनी हुई है। तो जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर केंद्र का भी बड़ा फोकस है और ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि 10 साल में जो पार्टी इतना डैमेज हो गई है कि 11 सीटें यहाँ पे गवा चुकी है। जी तो बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है और हारी हुई सीटों को लेकर जो इस दौरान चिंतन की जाएगी, मंथन की जाएगी, चर्चा की जाएगी, साथ ही उपचुनाव को लेकर भी इस दौरान बातचीत की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।